हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसका नेम है लव इज़ वियर्ड। होप सो कि आप सभी को ही अच्छा लगेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें ड्रामे की फीमेल लीड सैंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी क्लास में बड़े मज़े से सो रही थी कि उसकी फ्रेंड उसे जगाती है कि आज तो तुम्हारा आइरिस कंपनी में इंटरव्यू था ना, तो तुम गई नहीं, जल्दी जाओ इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। बस फिर क्या था, ये भी फुल स्पीड के साथ वहाँ से निकलती है। बाहर आके अपनी साइकिल पे बैठ के जैसे ही जाने लगी थी तो उसे मम्मी की कॉल आ जाती है कि मैंने आज तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट का अरेंज किया है, टाइम से वहाँ पे पहुँच जाना। सैंग का तो फेस ही उतर गया था ये सुन के। जहाँ पे वो जॉब करके इंडिपेंडेंट बनने के चक्रों में है, वहीं पे मम्मी जल्द अज जल्द उसकी शादी करवाना चाहती हैं। ये बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है। अब यहीं पे कहीं हमारा हीरो आइरिस कंपनी का प्रेसिडेंट मिस्टर हुआंग भी फिर रहा होता है, जो कि कोई कॉर्पोरेशन वगैरह की बात करने के लिए आया था। बिल्कुल इसी साइड पे सैंग भी आ रही होती है। और बस फिर क्या था, इसी दौरान ही उसकी साइकिल एक बॉटल की वजह से अनबैलेंस हो जाती है और सैंग की लैंडिंग सीधी हुआंग के ऊपर ही हो जाती है। बेचारी की सारी हड्डी पसलियां तो टूट गई रह गई थी। पहले तो इसे साइड पे करता है कि ये कहाँ से टपक पड़ी है। अब सर के कहने पे जल्दी से हुआंग से ये अपोलोजाइज करने लगी थी। बेचारी अपसेट भी लग रही थी कि अब अगर प्रेसिडेंट के साथ मैस क्रिएट किया है तो जॉब लगना तो इम्पॉसिबल ही है। ये जो अभी तक काफ़ी टफ किस्म का बंदा बन के सबके सामने ही खड़ा था, अब जैसे ही गाड़ी में आके बैठता है तो यहाँ पे उसे अपने दर्द का एहसास होता है। बेचारे को काफ़ी चोट जो लग गई थी। इंटरव्यू से हाथ धोने के बाद सैंग तो सीधी ब्लाइंड डेट पे ही पहुंच आई थी। यहीं पे हम हुआंग को भी देखते हैं, जिसे भी डेली ब्लाइंड डेट्स पे आने के लिए फोर्स किया जाता है। वो भी काफ़ी तंग बैठा था कि सामने वाली लड़की से बस जैसे तैसे करके जान छुड़ा के यहाँ से चला जाए। सैंग अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए ऊट पटांग बातें करके अगले बंदे का सर ही खा जाती है। वो भी एक्सक्यूज़ करता हुआ वहाँ से चला ही गया था। वांग खुद साइड पे आके खड़ा हो गया था कि अब कैसे निपटूं उस लड़की से। ये उस पर्सन से जान छुड़ा के बैठी ही थी कि मॉम को आते देख के बेचारी के चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ जाती हैं। अब जिस जगह छुपने की कोशिश करती हैं वहाँ पे हुआंग ऑलरेडी ही मौजूद था। वो अब ना सिर्फ लड़की इन्हें साथ में देख के जाती है, मॉम की नज़र भी इन दोनों पे पड़ चुकी होती है। वो हैरान कि ये लड़का कौन है, कहीं वो ब्लाइंड डेट वाला तो नहीं। अब सैंग बेचारी कंफ्यूज्ड हो जाती है और कहने लगती है कि अरे नहीं नहीं मम्मी, ये वो नहीं है। और फिर अपनी मम्मी की मार से बचने के लिए झूठ भी बोल देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मोम तो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि वाओ, मेरा इतना हैंडसम दामाद। और बस फिर क्या था, उन्हें मज़ीद इंटरप्ट किए बिना वहाँ से चली जाती हैं कि आप दोनों अच्छा वक्त बिताना, तो इसलिए ही तुम ब्लाइंड डेट से बचने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था। चलो शुक्र है मुझे पता चल गया। पीछे से हुआंग सैंग को टीज करके यही कहने लगा था कि जितनी फास्ट तुम साइकिल चलाती हो इतनी ही स्पीड से तो तुम्हारी मम्मी भी चलती हैं। खैर वो आगे से कुछ नहीं कहती है। अब यहाँ पे वो उसे अपना बिजनेस कार्ड ही देने लगा था कि तुम्हें अगर जॉब चाहिए हो तो कल इंटरव्यू के लिए आ जाना। ये तो अगले दिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होके कंपनी के बाहर ही पहुँच आई थी कि यहाँ काम करने का तो मेरा ड्रीम अब फाइनली पूरा होने ही वाला है। ऑफिस में हुआंग से एंगेजमेंट की बात करने एक और लड़की आई थी जिसका नाम कि फेफे है, और ये भी बड़ी कंपनी के ही ऑनर की बेटी है। वांग तो इसमें भी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। अंदर हो रहा तमाशा तो सारी एम्प्लॉयज़ भी खड़ी देख रही होती हैं। अब जैसे ही सैंग ऑफिस में एंट्री लेती है तो हुआंग जल्दी से उसके पास आया था कि शुक्र है कि तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारे यहाँ आने का वेट कर रहा था। वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अब हुआंग ने तो सैंग को अपनी गर्लफ्रेंड कह के ही फेफे से इंट्रोड्यूस करवा दिया था, जो सुनते ही वो तो एकदम शॉक्ड रह जाती है और फिर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली भी गई थी। और ये गुस्सा भी कोई नॉर्मल नहीं था बल्कि बदले वाला था कि हुआंग, मैं तुमसे और तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड से तो निमट लूँगी। तुम जितना मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। सैंग समझ रही थी कि शायद अभी अभी जो कुछ हुआ वो इंटरव्यू का हिस्सा था। जब उसे रियलाइज़ होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है
तो वो अब रिच फैमिलीज का विक्टिम नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वहां से जान छुड़ा के जाना तो चाह रही होती है। बट अब हुआंग उसे अपने आड़ों हाथों लेता है कि तुम मेरी असिस्टेंट बन सकती हो। ये मना करती है तो अब वो इसे बहुत ही ज़्यादा सैलरी देने की बात करने लगा था। ये सुन के फिर सैंग मना कर ही नहीं पाती, इतने पैसों को भला कौन रिजेक्ट करता। दूसरी तरफ हमें सैंग की क्लास के मॉनिटर लिंग को दिखाया जाता है, जो कि सैंग से बहुत ज़्यादा लव करता है। आज उसे वो नज़र नहीं आई थी तो उसका फिर उसकी फ्रेंड से पूछने लगता है, तो वो बताती है कि उसकी आईरेस कंपनी में जॉब लगी है तो बिजी होगी। ये सुनते ही वो सरप्राइज सैंग जैसे ही ड्रेस चेंज करके आती है तो हुआंग उसे अपने साथ अब मीटिंग पे चलने को बोलने लगा था। आज फर्स्ट डे ही वो काम पे लग गई थी। सभी लोग ही बहुत परेशान होते हैं कि उनकी सेल्स अच्छी नहीं हो रही हैं, तो क्या किया जाए, क्या प्रोडक्शन को रोक दिया जाए वगैरह वगैरह। इनके प्रोडक्ट्स तो अच्छे ही होते हैं, तो सॉन्ग से पूछने पे वो यही मशवरा देती है कि प्रोडक्ट्स को ना रोका जाए, यही बेस्ट रहेगा। सारे तो नहीं मानने वाले थे कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन हुआंग ने सैंग की बात तो मान ली थी। तो आगे से अब कोई कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि इसी का ही फाइनल डिसीजन जो होता है। रात को जैसे ही अब हुआंग इसे घर ड्रॉप करने के लिए आता है तो मम्मी सैंग के साथ लड़के को देख के हैरान। अब जैसे ही वो घर पे आती है तो यहाँ पे बस फिर क्या था, उसकी पिटाई लगाना स्टार्ट कर देती हैं कि वो लड़का कौन था, मुझे सच सच बताओ। बेचारी सैंग का तो फेस ही लटक गया था। अब वो फिर अपनी मम्मी को यही बताने लग जाती है कि हुआंग ही मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ने के लिए आया था। आगे से ये नहीं बताती है कि वो कंपनी का प्रेसिडेंट है, बस इतना ही बोल पाई थी कि हुआंग अपने बॉस की गाड़ी लेके ही मुझे आज घर ड्रॉप करने के लिए ही तो आया था। अब इसमें क्या बड़ी बात है मम्मी। वो भी यहाँ पे इसकी बात पे विश्वास कर लेती हैं और अब तो उनका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था हुआंग का नाम सुन के। अब यही कहने लगती हैं कि वैसे तुम हुआंग को मुझसे कब मिलवा रही हो, उस दिन भी हमारे बीच कोई ख़ास बात नहीं हुई थी। अब जैसे ही मम्मी यहाँ से जाती हैं तो इसे भी पता चल गया था कि मम्मी को इसकी पिटाई लगाने के लिए सैंग की फ्रेंड नहीं कहा था, तो इसलिए अब बदले में उसकी शामत इसके हाथों आई ही होती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो कि दुश्मन, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन सैंग तो बहुत ही लेजी बनी हुई होती है, जहाँ पे कि हुआंग काम करता रहता है, ये सोई रहती है। वो इसे थोड़ा सा टीज भी करके स्माइल भी करने लगा था। खैर जैसे ही नोट करता है कि इसकी शायद तबीयत ठीक नहीं है तो उसने इसे हाफ लीव दे दी थी। ये तो खुश होती हुई उसे थैंक यू कह के वहाँ से अब भाग जाती है। नेक्स्ट हमें सैंग को इसके फ्रेंड्स के पास से बैठे दिखाया जाता है। आज इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में फेयरवेल पार्टी ही थी। ये सभी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और यहाँ पे ये भी इसे फॉलो करते हुए हुआंग भी इसी प्लेस के बाहर ही आ गया था। जब सैंग को ड्रंक देखता है तो उसे उठा के घर भी लेके जाने लगता है। ये वाला सीन देख के लिंग को तो बहुत ज़्यादा जेलसी होती है कि आखिर ये कौन है। मम्मी अगले दिन सैंग की बहुत ही अच्छे से क्लास ले लेती हैं कि तुम्हें कोई होश भी था कि कल रात को तुम्हें कौन छोड़ने के लिए आया था। बेचारे हुआंग को तुम्हारी वजह से कितनी ट्रबल को फेस करना पड़ गया था, वही तुम्हें घर लेके आया था। क्या सोचता होगा वो तुम्हारे बारे में कि कितनी ज़्यादा पीती हो तुम। खैर वो सब छोड़ के अब फिर यही कहने लगती हैं कि वैसे तुम आज हुआंग से कहना कि वो मुझसे मिलने के लिए आए, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है उससे। ये आगे से बहाने बनाने लग जाती है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, नहीं आ पाएगा। अब मॉम कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, आज नहीं तो कल से ही। वो फिर भी आगे से बहाना बना देती है। अब आखिर मॉम तो मॉम ही होती है ना, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा हो तो उंगली को टेढ़ी तो करना ही पड़ जाता है। वो तो इल होने का अच्छा खासा यहाँ पे प्रिटेंड करने लगी थी। अब जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उन्हें अपना ख्याल रखने को ही बोलने लगे थे कि इन्हें कोई भी टेंशन ना दी जाए। ये अभी भी जिद पे अड़ी हुई कि जाओ हुआंग से कहो कि वो मुझे देखने के लिए आए, अब तो मेरी कंडीशन भी ख़राब हो गई है। इतना तो कर सकती हो ना तुम, आखिर को मेरी बेटी जो हो। कंपनी में फेफे अपनी किसी आंटी को लेके ही पहुंची हुई थी, जो कि हुआंग को मना रही होती हैं कि अगर तुम फेफे से शादी कर लोगे तो तुम एकदम प्रॉफिट में ही रहोगे, और वैसे भी इससे परफेक्ट तो मैच तुम्हारा कोई हो ही नहीं सकता। वो तो किसी के कहने में नहीं आ रहा होता, चाहे जो हो जाता उसका तो एक ही जवाब नो था। अब जैसे ही इससे बात करने के लिए ऊपर से सैंग आती है तो बस इसी मौका का फ़ायदा उठा के इनके सामने ही वो तो उसे किस कर लेता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और शादी भी मैं इसी से ही करूँगा। सैंग को तो कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिलता और ना ही उसे बोलने देता है। आंटी अभी भी तो इन्हें ओके कह के वहाँ से चली गई थी। बाकी रही फेफे तो उसे रिजेक्ट होने पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
ये सैंग से माफ़ी मांगता है कि बस जल्दी में वो मुझे करना पड़ा। ये काफ़ी दुखी थी कि हमेशा आप मुझे टूल ही बना लेते हैं और ऐसा क्यों करते हैं आप। और इवन को उसे थप्पड़ भी मार देती है बिना पूछे किस करने पे। एंड फिर फ़ौरन से किस भी कर लेती है कि अब मेरा आपसे हिसाब बराबर हो गया। बल्कि अभी भी नहीं, आपको मेरी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे आपने मेरा यूज़ किया वैसे अब मेरी बारी है। लिंग बेस्टी से सैंग के बारे में ही पूछने में बिजी, स्पेशली ये कि जब उसे पता चला था कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी बन चुका है तो वो और ज़्यादा ही दुखी हो गया था कि मेरा चांस तो फिर बन ही नहीं सकता है। सैंग जब हुआंग को मॉम से मिलवाने के लिए लेके आती है तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी कि शुक्र है कि तुम आ गए। अब सैंग को इसे कुछ फ्रूट्स वगैरह सर्व करने को ही बोलने लगी थी, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तुम्हें इसकी केयर तो करनी ही चाहिए। ये भी एप्पल उठा के उसके मुंह में ही ठोंस देती है। ये सब कुछ देख के मॉम को अच्छा नहीं लगता। इससे पहले कि उसे अब मॉम से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती, ये जल्दी से उसे लेके वहाँ से चली जाती है और मॉम पीछे से बस उसे पुकारती ही रह गई थी। नेक्स्ट लिंग से मिलने के लिए आई थी, उसके पूछने पे बता देती है कि हुआंग मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस मॉम की वजह से ही मुझे उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना पड़ गया। बाकी इसने जो सैंग की ड्राइंग बनाई थी उसे गिफ्ट कर देता है, वो खुश हो जाती है। और फिर बाद में ये किसी चीज़ के लिए उसकी हेल्प भी मांगने लगी थी। सैंग को अपनी कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी और मीटिंग के लिए, खैर उसके बताए आइडियाज़ को उसने यूज़ कर लिया था और सैंग के वो काफ़ी काम भी आ जाते हैं। अब न सिर्फ बाकी सारे लोग, इवन के हुआंग भी इसकी स्पीच से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होकर रह गया था। बाद में इसे हॉस्पिटल से इमरजेंसी में कॉल आ जाती है। मॉम की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो अब अपनी बेटी को जल्दी शादी करने को ही बोलने लगती हैं कि मेरी ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है, तुम्हें तो बस मैं किसी अच्छे से बंदे के हाथों ही सौंपना चाहती हूँ कि वो मेरे बाद तुम्हें प्रोटेक्ट करे। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद मैंने बड़े लाड से तुम्हें पाला है, क्या तुम शादी करके मेरी इतनी सी भी विश पूरी नहीं कर सकती हो क्या। यहाँ पे तो इसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल भी करती हैं। ये सब कुछ सुन के वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और फिर क्या था, फ़ौरन से हुआंग के पास आती है कि चलो हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। असल में ये मेरी मॉम की ही ख्वाहिश है कि वो मेरी शादी होते देखना चाहती हैं, बाकी टेंशन मत लेना आप, बस हम फेक कपल ही बन के रहेंगे। वो भी मान जाता है कि चलो मुझे भी तो ब्लाइंड डेट से जान छुड़वानी है। उसकी बस दो ही बड़ी कंडीशंस थी कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में किसी को भी पता ना चले, सेकंड तुम्हें मेरे घर में मेरे साथ ही रहने के लिए आना पड़ेगा। वो भी मान जाती है। दोनों पहले तो अपनी मैरिज डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने के लिए आ चुके थे, उसके बाद ही कपल फोटोशूट भी करवाते हैं और यहाँ पे काफ़ी क्लोज भी आ चुके थे। अब इन दोनों को साथ में खड़े हुए तो इसकी फ्रेंड भी देख लेती है और जैसे उसकी नज़र पड़ी थी उसने तो उनकी फ़ोटोज़ बना कर फ़ौरन से उसकी मम्मी को सेंड कर दी थी। वो तो बेहद हैप्पी होती हैं। इसके बाद ही दोनों सीधे मम्मी से मिलने के लिए ही पहुंच आए थे और यहाँ पे यही कहते हैं कि चलो जी मम्मी, आपकी तो डिज़ायर पूरी हो चुकी है, अब तो खुश है ना। अब जाहिर सी बात है वो खुश ना होती तो और क्या होता। नेक्स्ट अपना सामान लेके हुआंग के घर पे शिफ्ट हो चुकी थी, साथ में हथियार वगैरह भी लेके आई होती है कि हुआंग ज़रा मेरे क्लोज आने की कोशिश तो करे, इसकी हड्डियाँ वगैरह तोड़ के समुंदर में जाके ही फेंक आऊँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर के इसकी लाश गई तो गई कहाँ पे। वो भी खैर आगे से हुआंग ही था, इसे भी परेशान करने से बाज नहीं आता। रात को जहाँ पे ये डिनर करने के लिए आए होते हैं उधर ही सैंग ने जानबूझ के लिंग को भी बुलवा लिया था। सैंग जैसे ही कुछ लेने के लिए साइड पे होती है तो ये उसे सैंग से दूर रहने को ही बोलने लगा था, लेकिन वो भी ठीक हड्डी कहीं का कहाँ मानने वाला होता। बस यही कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों का फेक रिलेशनशिप है, इसलिए अब मज़ीद मुझे ये बातें कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों के बीच आखिर कौन सी लव वाली फीलिंग्स है। ये अब फिर जेलस फील करता हुआ फ़ौरन से सैंग को लेके वहाँ से चला गया था। वो घर पे आके सरप्राइज़ के इतनी इमरजेंसी में क्यों लेके आए हो, बट ये कुछ भी नहीं बताता है। अब यहाँ पे उसे कुछ भी बिना बताए वहाँ से चला गया था। ये दोनों मैडमें अगर अब हुआंग को नहीं फंसा सकी थी तो उसकी स्टेप मॉम के पास आती हैं कि आप तो फेफे को जानती हैं कि कितनी गुड गर्ल है, बस यही आपके बेटे के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। वो भी मान ही गई थी कि इतना अच्छा प्रपोजल है, कैसे ठुकराऊं। और वैसे भी इन्हें तो यही लग रहा होता है कि ज़रूर हुआंग कभी भी अपनी इस मम्मी की बात को नहीं टालेगा। अब एक दूसरे के साथ में रहते हुए सैंग तो हुआंग को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी। अब उसके दिल में इसे लेकर जो फीलिंग्स डेवलप हो चुकी थी वो इस बारे में अपनी बेस्टी को भी बता देती है। बस अभी कंफ्यूज भी थी कि पता नहीं वो मुझे लेकर क्या फील करता है।
फेफे को जैसे ही इन दोनों की मैरिज का पता चला था वो एकदम आग बगोला कि इन दोनों को तो अलग करके मैं अब जान लूँगी। आज क्लास की रिजूनियन पार्टी थी, सभी ड्रिंक करते हैं हमेशा की तरह। सैंग तो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई होती है। उसे लेने के लिए हुआंग ही आया था। वो सारा ब्लेम लिंग पे ही डालता है कि तुम कैसे इंसान हो जो लड़कियों को ऐसी जगह पे लेके आते हो, वैसे भी सैंग से दूर रहा करो, मैं उसका पति हूँ, समझे तुम। वो बस खामोशी से इसकी बातें ही सुनता रह गया था कि आखिर ये खुद को समझता ही क्या है। ये तो सैंग को उठा के एक घर लेके आ गया था। काफ़ी जल भुन भी रहा होता है कि आखिर लिंग के साथ ये हैंग आउट करने के लिए क्यों गई थी। ऊपर से फिर उसके फ़ोन में एक ट्रैकर भी लगा देते हैं कि अब मैं इसलिए जान पाऊंगा कि तुम आखिर कहाँ पे मिलोगी मुझे। वो इसे बता देती है कि हमारे फ्रेंड्स की एक रियूनियन पार्टी ही तो थी, लेकिन यहाँ पे तो आउट ऑफ जेलिसी से इसने सैंग को किस भी कर ली थी। वो तो बहुत ज़्यादा टुन होती है। ये तो अपनी मॉम का ब्रेसलेट भी उसे पहना देता है कि तुम ये कभी भी मत उतारना और इसे उतारने का सोचना भी मत, समझी तुम। वो भी आगे से ओके कह देती है कि ठीक है, अपना गुस्सा तो कम करो। घर पे मम्मी हुआंग को फेफे से शादी करने के लिए ही मनाने के लिए आई थी, बट जब ये बताता है कि वो जस्ट सैंग से ही लव करता है तो ऐसा सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। ऊपर से उनकी हैरत की इंतहा तो तब ख़त्म होती है जब देखती हैं कि इसने अपनी मॉम का ब्रेसलेट तक उस लड़की को दे दिया। बस फिर क्या था। ऑफिस में सैंग के पास पहुंचती हैं कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, पता है तुम्हें ना कि हमारी कंपनी क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रही है। वांग के लिए यही बेहतर है कि वो फेफे से शादी कर ले, और वैसे भी जो उसने तुम्हें ब्रेसलेट दिया है वो उसकी बायोलॉजिकल मॉम की आखिरी निशानी है, और मैं समझती हूँ कि तुम ये पहनना उसे बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती हो। अगर चाहती हो कि हुआंग अपने डैड की कंपनी को संभाले और यहाँ पे अपना नाम बनाए तो यही बेहतर होगा कि तुम उसका पीछा छोड़ दो। बाकी तुम खुद ही समझदार हो कि आगे क्या करना है, वो तो अच्छे से ही जानती ही होगी ना तुम। ये सब कुछ कहती हुई वो तो वहाँ से चली गई थी। सेल्स ना होने के बराबर थी। अब यहाँ पे सभी बहुत ज़्यादा टेंस लग रहे होते हैं ये सब कुछ देख के। अब फाइनली बहुत सोचने समझने के बाद सैंग ने अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का ही डिसाइड कर लिया था। वो इस बारे में जब हुआंग को बताती है तो वो आगे से साफ मना कर देता है, लेकिन कोई भी रीज़न बताए बिना इसने ना सिर्फ उसकी कंपनी से रिज़ाइन कर दिया था, उसका ब्रेसलेट भी उतार के उसे वापस कर देती है। घर पे आके अपना सामान वगैरह भी पैक करने लगी थी। काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी लग रही होती है। आखिर को वो ये सब कुछ दिल से थोड़ी ही ना कर रही थी। वो इसे रोकने की ट्राई करता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, बट ये उसे अपना ख्याल रखने का कह के वहाँ से चली गई थी। जैसे ही घर पे आती है तो मॉम और बेस्टी सरप्राइज के तुम्हारा फेस क्यों उतरा हुआ है और ये अपना सामान लेके वापस क्यों आ गई हो। ये फ़िलहाल तो उन्हें भी कोई रिस्पॉन्स दिए बिना अपने रूम में ही चली गई थी। वो बस इसे देखती ही रह जाती है। मम्मी तो अगले दिन हुआंग से मिलने के लिए ही पहुंच आई थी, और यहाँ पे उसे ये भी कहने लगती हैं कि तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझसे 2 मिलियन लिए थे तुम्हें छोड़ने के लिए। ये सुनते ही वो एकदम शॉक, और उसे साफ पता चल जाता है कि मम्मी झूठ ही बोल रही हैं, वरना कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो कि पैसों की खातिर किसी को छोड़ जाए। अब यहाँ पे जैसे उसकी साइड लेता है तो ये सुन के मम्मी उसे थप्पड़ मार देती हैं कि आइंदा के बाद उस लड़की का जिक्र मेरे सामने करना भी मत, और हाँ जल्दी शादी के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है और तुम्हारी कंपनी के लिए भी कि तुम चूज फैमिली की डॉटर फेफे से शादी कर लो। और हाँ ना तो मैंने बिल्कुल तुमसे सुननी ही नहीं है। ये बेचारा बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया था। अब उन्हें क्या ही कहता, बस अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल में ही रखता है। मम्मी से अपनी बेटी की ज़्यादा ये परेशानी देखी नहीं जाती, तो इसलिए पूछ लेती हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। अब वो उन्हें सारी बात का बता देती है, ये कि उनकी खातिर ही उसने हुआंग से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी और उसके बाद ही उसे छोड़ना ही पड़ रहा है क्योंकि वो उसे डिज़र्व नहीं करती है। अब जो भी सारी बातें इसने उसे बता दी थी, ये भी कि हुआंग कोई पुअर फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि उसके डैड का बहुत बड़ा बिजनेस है और इस कंपनी का ही प्रेसिडेंट है। ये सब बताते हुए बहुत ज़्यादा दुखी लग रही होती है। तो यहाँ पे मॉम उसे तसल्ली ही देने लगी थी कि डोंट वरी, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मुझे यकीन है कि तुम जो उस कंपनी से रिज़ाइन दे के आई हो, तुम्हें कहीं और जॉब ईज़िली से मिल जाएगी। और ये भी कहती हैं कि तुम चाहे अब जो भी आगे करोगी, मैं तुम्हें हर हाल में सपोर्ट करने को तैयार हूँ। अब कंपनी में हमें फेफे को ही दिखाया जाता है। वो तो समझ रही थी कि अब इसकी लाइफ से तो हमेशा हमेशा के लिए सैंग चली गई है, तो इसलिए मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, और वैसे भी इसके अलावा तो हुआंग के पास तो कोई चॉइस है ही नहीं। वो तो अभी भी इसे रिजेक्ट कर देता है कि तुम चाहे जो भी कर लो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं अपनाऊंगा।
ये सुनते ही इसे गुस्सा आ जाता है। ये चली जाती है कि देखते हैं फिर क्या आखिर क्या होता है। बेचारा यहाँ पे तो उसे बहुत ही मिस कर रहा होता है, लेकिन क्या करता, सैंग से मिलने के लिए भी नहीं जा सकता था। सैंग बहुत सारी कंपनीज़ में जॉब के लिए अप्लाई करती है, लेकिन कोई भी उसे रखने को तैयार ही नहीं होता। सारा दिन बस ऐसे ही धक्के खाती फिरती है। रात को जैसे घर वापस आती है तो उसके पाँव पे चोट भी लगी हुई थी हाई हील्स पहनने की वजह से। उसकी मेहनत तो रंग ला ही चुकी थी। एक जगह पे उसे जॉब पे रख लिया जाता है, लेकिन यहाँ की सैलरी बहुत कम होती है। अभी तो इस वक्त उसे वहाँ की बहुत याद आती है कि कैसे उसने बहुत सारे पैसे देने के बाद उसे जॉब पे रखा था। अब क्या ही करती, यहाँ पे काम करने के अलावा तो उसके पास कोई चॉइस ही नहीं होती। जैसे ही बाहर आती है तो फिसलने की वजह से नीचे ही गिर गई थी। तभी लिंग उसे हाथ पकड़ने को बोलता और उठा के पूछने भी लगा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। उसके बाद जैसे उसके पाँव पे चोट लगी देखता है तो बैंडेज ही लगाने लगा था। अब फिर यही पूछने लगता है कि तुम तो आइरिस कंपनी में काम करती थी ना, तो यहाँ पे क्या कर रही थी, मुझे सब सच बताओ। वो इसे सारी बात का बता देती है कि एक्चुअली मैंने आइरिस कंपनी से रिज़ाइन कर दिया और वांग भी मेरा रियल वाला पति नहीं था। ईमन के हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी। ये सुनते ही इसे तो अब ज़रूर अपना एक चांस मिलता हुआ नज़र आ जाता है कि अब फाइनली मैं इसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लूँगा और इस तरह से ये मुझे ना भी नहीं कर पाएगी इसका। और आखिर को फिर वांग का रिलेशनशिप ख़त्म जो हो चुका है। अब अगले ही सीन में इसे जॉब करते ही दिखाया जाता है। सारा दिन बहुत ही हार्ड वर्क करती है, लेकिन फिर भी देखें सैलरी तो कम मिलनी ही है। इसके बाद अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर जैसे ही खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पे पहुंचती है तो तभी एक न्यूज़ सुनती है जिसमें कि फेफे और हुआंग की इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट की जा रही थी। ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ही परेशान हो जाती है और इधर हमें फेफे को ही दिखाया जाता है जो कि जितना इसके क्लोज आने की कोशिश करती है हुआंग उसे उतना ही दूर कर देता है। लिंग ने फिर आज की रात इसे मिलने के लिए बुलाया था और सैंग से अपने लव की कन्फेशन कर लेता है। ये भी एक कंपनी का ही प्रेसिडेंट होता है और इस बारे में उसने सैंग को बताया ही नहीं था। फाइनली उसे इसकी रियल आइडेंटिटी का पता तो चल ही गया, लेकिन अभी भी वो इसे रिजेक्ट कर देती है कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ वांग ही है। ये सुनते ही वो अपसेट तो हो गया था, लेकिन यही कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम पहले की तरह फ्रेंड्स बन के तो रह सकते हैं ना, मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनते ही वो उसे हक कर लेती है। मीन के इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप तो कायम ही थी। इधर ही किसी ने इनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली होती हैं। इधर ये बेचारा सैंग से मिलने के लिए जाना चाहता था, बहुत मजबूर था, नहीं जा सकता था। बहुत सोचता है कि क्या करूं, क्या मुझे फेफे से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इतने दिन साथ रहने के बावजूद भी अभी तक सैंग को पता चल ही नहीं पाया था कि हुआंग एक्चुअली में इसे कितना ज़्यादा लव करता है। आज ऐसे ही बैठे बिठाए अपनी बेस्टी से उसके बारे में बात करती है तो वो उसे कह देती है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें नज़र नहीं आया था कि उसने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों की थी। चाहता तो ना भी कर सकता था, लेकिन नहीं, वो तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता है, तुम्हें इतना तो रियलाइज़ होना ही चाहिए था। और तुम देखो, और उसे बिना बताए यहाँ पे आ गई कि आखिर के तुमने उसे क्यों छोड़ा है, पता नहीं वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता होगा। अब यहाँ पे ये भी अपसेट हो जाती है कि वाकई में मुझे उसे बता तो देना चाहिए था। आज तो उसकी बेस्टी ने जो भी उससे बातें की थी उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वाकई में मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए थी और उसके साथ बिताए सारे लम्हों को याद करने लग जाती है। खुद भी तो उससे कितना ज़्यादा लव करती थी, तो इसलिए फाइनली इसने डिसाइड कर लिया था कि मैं जाके अभी के अभी उसे बता दूँगी कि मैं भी उससे लव करती हूँ। अब यहाँ पे तभी देखती है कि कोई इसे फॉलो कर रहा है और इवन के उसने इसे किडनैप भी कर लिया था। एक्चुअली में इसे किसी और ने नहीं बल्कि फेफे ने ही किडनैप करवाया होता है। इसके बाद ही सीधा हुआंग से मिलने के लिए पहुँचती है और उसके सामने वही वाली फ़ोटोज़ रखती है जो कि लिंग को हक करते वक्त इसने अपने बंदे से कह के उन दोनों की बनवा ली थी। वो तो अभी भी विश्वास करने को तैयार नहीं होता है। यही कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी सैंग ऐसी नहीं है और वो कभी भी लिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सुनते उसे गुस्सा आ जाता है और यही कहती है कि कल हम दोनों की इंगेजमेंट है ना, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी गड़बड़ी मत करना, टाइम पे पहुँच आना। अगर तुमने ऐसा ना किया ना तो फिर मैं तुम्हारी सैंग के साथ जो करूँगी ना बस तुम देखते ही रह जाओगे। इमन को उसे वार्न भी कर देती है। ये सब कुछ सुन के ना वो तो एकदम शॉक ही रह जाता है कि ये क्या कह रही हो तुम, और मुझे सच सच बताओ कि तुमने सैंग को कहाँ पे रखा हुआ है। वो खैर कहाँ बताने वाली होती है, यही कहती है कि जो मैं तुम्हें कह रही हूँ बस वही करना। अब तो तुम मुझसे शादी से इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते हो। टाइम पे कल पहुँच आना, मैं तुम्हारे आने का वेट करूँगी, समझे तुम। और ये कहती हुई उसे कंफ्यूज छोड़ के वहाँ से चली ही गई थी।
अगले दिन हमें फेफे और हुआंग की एंगेजमेंट सेरेमनी का ही सीन दिखाया जाता है। सारे गेस्ट यहाँ पे तकरीबन इकट्ठे हो चुके थे। अभी तक इधर हुआंग आया ही नहीं होता, तो इसलिए ये थोड़े से परेशान हो जाती है और बाकी सबसे कहती है कि मैं अभी जाकर उसे देख के आती हूँ, मुझे यकीन है कि वो ज़रूर तैयार ही हो रहा होगा। दूसरी तरफ मम्मी को अभी तक सैंग का कोई अता पता नहीं चला था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और फिर उसकी फ्रेंड से कहने लगी थी कि जल्दी से मेरी बेटी का पता करो कि पता नहीं वो कहाँ पे चली गई है। ज़ाहिर है एक माँ तो परेशान होती ही है कि पूरी रात गुजर गई है, वो वापस नहीं आई है, और इवन कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट भी तो रह रही थी। वो भी उसे कॉल्स मिलाती है लेकिन नहीं, वहाँ पे तो कोई कॉल मिल ही नहीं रही होती है। अब वो भी परेशान हो जाती है कि कहीं उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया वगैरह वगैरह। इधर ही हमें दिखाया जाता है कि लिंग ने फाइनली अब की बार हुआंग की साइड ले ही ली थी। इसी की मदद से ही वो तो इनके चुंगल से वहाँ से भाग निकला था, और इस बारे में जैसे ही फेफे को पता चलता है तो वो लिंग पे और ज़्यादा भड़क जाती है कि मैंने नहीं ये समझा था कि तुम भी ऐसे निकलोगे। वैसे पहले ही इन दोनों के बीच डील हो चुकी थी। ये जानती थी कि आखिर के ये भी एक कंपनी का ही प्रेसिडेंट है और इवन के सैंग से लव भी करता है, इसलिए इसने उसे कह दिया था कि देखो अगर तुम्हें सैंग चाहिए तो इसलिए हर हाल में उसे हुआंग की लाइफ से निकाल दो, तुम्हारा चांस बन सकता है। मैंने उसे निकाल दिया, तुम जाकर उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेना। लेकिन जैसे ही फेफे को पता चला था कि इसने उससे फीलिंग्स कन्फेस किया और उसने रिजेक्ट कर दिया, और इवन के वो तो हुआंग से बहुत ज़्यादा लव करती है और हुआंग भी उससे करता है, मेरा चांस नहीं बन रहा है, तो इसलिए उसने फिर उसे किडनैप भी करवा लिया था। और इवन कि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि हुआंग की यहाँ पे लिंग इतनी ज़्यादा हेल्प कर देगा, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा भड़क ही रही होती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमसे भी मैं निमट लूँगी। इधर ही उसने उसके फ़ोन में जो ट्रैकर लगाया हुआ था उसकी मदद से फाइनली इसने सैंग को ढूंढ लिया होता है। वो बेचारी पट्टियों में ही बंदी पड़ी होती है। अब उसे देख के ही काफ़ी रिलीफ ही फील करने लगा था। बहुत ज़्यादा ट्राइयाँ करने के बाद फाइनली इनकी बात तो सैंग से हो ही जाती है। वो अपनी मम्मी को सारी बात का बता देती है कि कैसे फेफे ने कल उसे किडनैप कर लिया था, वो एक जगह पे बंदी रही इसलिए उनसे बात नहीं कर पाई है, और अब देखें कि उनका दामाद जो कि हुआंग है वो इसे छुड़ाने के लिए पहुँच आया। ये सब कुछ सुन के ही अब मम्मी रिलीफ फील करती हैं कि शुक्र है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। अब इसने इतना बुरा काम किया था तो इसे सज़ा न मिले, ऐसे कैसे हो सकता था। अब यहाँ पे लिंग ने इवन के पुलिस को भी बुलवा लिया होता है। इसने सैंग को किडनैप करवाया था तो इसलिए फेफे को पुलिस पकड़ के लेके जाती है। मीन के अब अपनी ये ज़िंदगी जेल में ही गुजारने वाली थी। अब जो काम बुरे करता है उसका अंजाम तो यही होता है ना, तो इसलिए पहले यही चाहिए कि उसे कुछ भी गलत मत करे। इसी के साथ ही हमें फिर 2 मंथ बाद का ही सीन दिखाया जाता है। पहले तो इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, लेकिन अब फाइनली इन्होंने रियल वाली मैरिज कर ली होती है कि अब हम मम्मी को जाके अपने ये वाले सर्टिफिकेट्स दिखा देंगे। चलो सबसे निमटने के बाद ये दोनों तो बहुत ही खुश लग रहे होते हैं, एंड देन इनके इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।